आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ मैं भी तो हूँ, इस ज़मीं और आसमां के दरमियाँ मैं भी तो हूँ। निदामतों का रंग जिसकी आजिज़ी में आ गया, वो तीरगी से चल के जैसे रोशनी में आ गया। जब उसका कोई दाव मुझ पे कारगर ना हो सका तो ये हुआ कि वो मेरी सुपुर्दगी में आ गया। हक परस्तों की जहाँ राय शुमारी होगी, सबसे पहले वहाँ आवाज़ हमारी होगी। तोल कर देख ले अजमत की तराजू में इसे, मेरी चादर तेरी दस्तार से भारी हो गई। ये माना खूब ज़माना शनास हो जाना, पलाज़मी है कि मोहतात भी रहो जाना। हमारे साथ ज़रूरत नहीं मुरव्वत की, जो कहना चाह रहे थे वही कहो जाना। समझ में कुछ नहीं आता कि आज क्या बोलूं, वो मुझसे पूछ रहे हैं मिजाज क्या बोलूं। अगर बता दूं कि बेदार हो चुकी हूँ मैं, तो डर भी सकता है मेरा समाज क्या बोलूं। आजिज़ी आज है, मुमकिन है ना हो कल, मुझ में इस तरह ऐब निकालो न मुसलसल, मुझ में। क्या कहने, वाह। डॉक्टर नुसरत मेहदी संजीदा लबो लहजे की मशहूर शायरा और एक बेदार नस्र निगार। बिजनौर के नगीना में एक आला तालीम याफ्ता खानदान में जन्मी नुसरत मेहदी को अदब और तालीम से लगाव विरासत में मिला। शुरुआती तालीम नगीना में हुई और हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी से मास्टर्स की डिग्री उन्होंने भोपाल से हासिल की और अब वो भोपाल में ही डायरेक्टर उर्दू एकेडमी के अहम ओहदे पर फाइज हैं। यह हमारे तहजीब व अदब के लिए गुरूर की बात है कि हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया के ऐसे तमाम मुल्कों में जहां जहां ज़बान व अदब के चाहने वाले हैं, डॉक्टर नुसरत मेहदी वहां होने वाली अदबी महफिलों और मुशायरों की अहम ज़रूरत होती हैं। साया साया धूप और आबला पा से होता हुआ उनकी 9 किताबों का सफ़र हर्फ व अदब की दुनिया का रोशन हिस्सा है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में मिले उर्दू मरकज़ इंटरनेशनल अवार्ड से लेकर हिंदुस्तान के लखनऊ में दिए जाने वाले मदर टेरेसा गोल्ड मेडल तक ऐसे कितने ही अहम अवार्ड्स हैं जिनसे डॉक्टर नुसरत मेहदी को नवाजा जा चुका है। डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका, खैर मकदम बज़्म ख़ास की इस ख़ास महफ़िल एक मुलाकात में। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। और बज़्म ख़ास के लिए मैं सबसे पहले वेद गुप्ता जी के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत ममनून और मुतशक्किर हूँ कि मुझे इतने ख़ास प्रोग्राम में मदऊ किया और उनको उन सब कामों के लिए मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि जो एक ज़माने से वो फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ के लिए, उसकी तरवीज के लिए कर रहे हैं। बहुत दिनों से नाम उनका मैं सुन रही हूँ, बड़े जज्बे के साथ वो काम करते हैं। बज़्म ख़ास के लिए इसलिए भी और ख़ास शुक्रिया कि उन्होंने उर्दू ज़बान व अदब को हिस्सा बनाया अपने इस प्रोग्राम के लिए और इसकी तरक्की के लिए, इसकी बक़ा के लिए। ये उनकी कोशिशें तारीख़ बनाएंगी और लोग उन्हें याद करेंगे। एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में ये तैयार हो रहा है बज़्म ख़ास। मैंने इसके एपिसोड्स देखे और उसमें मैंने देखा है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है लोगों की शख्सियत का और फ़न का। क्या बात है। देखिए, आपका एक शेर है कि आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ मैं भी तो हूँ, इस ज़मीं और आसमां के दरमियाँ मैं भी तो हूँ। तो मुझे वही लगा कि इतने सारे अच्छे अच्छे एपिसोड्स हो गए, अब आप डांट कर मुझे अपना यही शेर सुनाएंगी। इसी डर से मैं ख़ुद भोपाल चलकर आ गया कि आपसे एक अच्छी तवील गुफ्तगू हो। अच्छा आलोक, कि ये कहना ज़रूर शुरू में ही मुझे कहना चाहिए था कि आपका जो ये इनकिसार है ये कमाल है। वेद गुप्ता जी को इस बात की भी बधाई, इस बात की भी मुबारकबाद कि इस प्रोग्राम को शूट करने के लिए, इंटरव्यू के लिए उन्होंने आलोक को चुना। इसलिए और इसके लिए हम लोग सब खुश हैं कि आप ज़्यादातर पोएट्स के, ज़्यादातर शायर की बैकग्राउंड समझते हैं और उनका किस तरह का काम है, किस तरह के उनसे सवालात किए जाने चाहिए, किस तरह की पड़ताल की जानी चाहिए, या बखूबी जानते हैं। तो आलोक को का जो सिलेक्शन है वो भी कमाल है इस प्रोग्राम के लिए।
और बिल्कुल सही है, अगर आप थोड़े दिन तक मुझे नहीं याद करते तो मैं ये शेर ज़रूर पढ़ती आपके लिए। आप शायद भूल बैठे हैं, यहाँ मैं भी तो हूँ, इस ज़मीं और आसमां के दरमियाँ मैं भी तो हूँ। क्या बात है। और फिर भोपाल पर तो आपका भी एक शेर बड़ा वायरल हो गया। हाँ, भोपाल तुझसे इश्क है और बेपनाह है, मरकज़ है इल्म फन का मेरी दरसगाह है, भोपाल तुझसे इश्क है और बेपनाह है। और भोपाल में आपके अपने भोपाल में मैं खैर मकदम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ, हम सब का भोपाल, बहुत प्यारा भोपाल। चलिए, तो भोपाल से सीधे नगीना चलते हैं, बिजनौर। 1 मार्च आपकी योम पैदाइश, आपके वालिद जनाब इल्तिजा हुसैन जैदी साहब और वालदा गौहर बानो जैदी साहिबा। शायरी भी आपको विरासत में मिली, दादी शायरा, 2 बड़ी बहनें शायरा। आपको कब ये एहसास जागा कि मुझे भी शायरी करनी है? बिल्कुल सही आलोक, नगीना मेरी जन्मभूमि और वहीं तरबियत मेरी शुरू हुई, और वहीं पर घर में ही एक ऐसा अदबी माहौल, ऐसा इल्मी माहौल। तो नगीना इल्तिजा हुसैन जैदी साहब के घर में आँख खोलने के बाद अगर अदब में काम ना करते, ज़बान और अदब की तरोीज के लिए काम ना करते या शायरी ना करते तो बेकार था दुनिया में आना। बाकी काम तो करने ही थे, लेकिन शायरी विरासत में मिली और क्योंकि जीन्स में थी तो परवान चढ़ने लगी, और घर में ही ऐसा माहौल कि इस्लाह भी घर में और तनकीद भी घर में। क्या बात है। बहनें, आपने जैसा खुद ही कहा कि चाचा शायर थे, बहनें शायरा थीं और हैं, तो वही हमारी गज़लें देख लिया करती थी, हमारी शायरी देख लिया करती थी, और अगर उसमें कोई कमी लगती थी वहीं के वहीं इस्लाह हो जाती थी। तो ये एक बड़ा कमाल का माहौल, एक अदब का, किताबों का ज़ख़ीरा घर में, और जहाँ जाइए वहाँ किताब। तो उस तरह से ये हुआ कि वो हमारी तरबियत में शामिल हो गया। शायरी पे ज़्यादा बात होती है मेरी, और थोड़ा बहुत अगर मेरी पहचान हुई है तो शायरी के हवाले से हुई है। लेकिन मालो का आपको बता दूँ कि मैंने सबसे पहले मेरे कहानी लिखी। क्या बात है। और मैं क्या हूँ, एक ब्लाइंड गर्ल की कहानी थी, तो मैंने नजीबाबाद रेडियो स्टेशन से जाके ख़ुद पढ़ी। अच्छा, मैं 10th क्लास में थी, 14 साल की, और उसी दौरान शायरी भी हो रही थी, लेकिन सबसे पहले मैंने कहानी लिखी। और मेरी एक दादी थी, जज साहब की वाइफ, तो उन्हें हम जजनी अम्मा जान कहते थे। वो मुझे रेडियो स्टेशन नजीबाबाद लेके गई। मैं इतनी छोटी थी कि खुद जा भी नहीं पाती, तो वो लेके गई और फिर मैंने रेडियो स्टेशन से उसे पढ़ा। तो वहाँ से मेरी शुरुआत अदब के मैदान में हुई। फिर शायरी में आए हम। अच्छा, मेरी जो शुरुआत हुई शायरी की वो टाइटल्स से हुई। अच्छा। स्कूल में जो टाइटल्स लिखे जाते हैं ना, तो लोगों ने मुझसे कहा कि इनके यहाँ बहुत शायरी सब लोग करते हैं, इसको दे दो। किसी को नहीं पता, तो मैं खुद भी शेर कहती हूँ। अच्छा। ना मैंने बताया था, मुझे इतना डर लगता था कि घर में इतने अच्छे अच्छे शेर कहते हैं, मैं पता नहीं क्या कह रही हूँ। तो मैंने कहा हाँ दे दीजिए। फिर मैंने खुद ही उस पर कोशिश की, और एक एक की पर्सनैलिटी देखते हुए, टीचर की एक एक की शख्सियत देखते हुए जब मैंने शेर कहे तो वो बड़े कामयाब हो गए। फिर जब खूब कामयाब हो गए तो मैंने बताया कि ये तो मैंने कहे थे। क्या बात है। तो वहाँ से एक जोश, तारीफ मिली, और ये हुआ कि इंस्पायरिंग है ये नए लोगों के लिए कि मतलब कैसे एक छोटे से उससे शुरुआत हुई, और आज हम डॉक्टर नुसरत मेहंदी से मुखातिब हैं, जो आलमी शोहरत याफ्ता शायरा हैं, डायरेक्टर मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी है। जी, तो एक बात मुझे और जाननी है आपसे कि आप 10 भाई बहन, 10 भाई बहनों के इतने बड़े परिवार में, इतने बड़े ख़ानदान में, जहाँ चचा भी हैं, फूफी भी हैं, मामी भी हैं, सब लोग हैं, वहाँ उस वक्त की नुसरत मेहंदी जो 14 बरस की थी, उनको अपना आकाश तलाशने में कितना वक्त लगा और क्या क्या मुश्किलात आई? आलोक, देखिए, घर में अगर इतना अदबी माहौल हो और इतने अदीब हों और इतने शायरात और शायर हों, तो इसके दोनों तरह के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। फ़ायदे ये कि मैंने जैसा खुद अर्ज़ किया कि इस्लाह भी घर में और तनक़ीद भी, तो आपका जो फ़न है वो वहीं पे मंज जाता है, वहीं उसकी नोक पलक सुधार ली जाती है। तो ये फ़ायदा समझ जाते हैं। और नुकसान इसका ये है कि आपसे पहले एक शेर की इजाज़त चाहता हूँ, जो मेरा अपना शेर है, मुझे याद आ रहा है कि असर बुज़ुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है, पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। क्या कहना, तो यही हुआ आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वो हमें बुज़ुर्गों ने दिया और हमारी कोशिश थी कि हम इसको आगे लेके जाएं। तो नुकसान की जो मैं बात कर रही थी वो यहाँ इस तरह से नुकसान होता है कि जैसे मान लीजिए मेयार कायम कर दिए गए,
अब आपका घर में ही आपसे मवाजना होने लग जाता है, जो एक मुकाबला होता है लोग करने लग जाते हैं। आप भले ही ना करें, आप तो ख़ुद ये सोचेंगे कि आपसे बड़ा जो है और आपसे अच्छी जो शायरी कर रहा है या जो लिख रहा है, आप उससे आगे अपनी लाइन खींचें। लेकिन अक्सर ही वो जो मुकाबले होने लग जाते हैं, बाहर के लोग जो है वो आपसे ज़्यादा तवक्को करने लग जाते हैं कि ये नया मैदान में आया है तो इसको कुछ नए माहौल के हिसाब से अपनी शायरी में, अपने फ़न में इनके मिलना चाहिए। तो वो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं आपसे। बचपन का एक किस्सा और मुझे कहीं से मालूम चला है, वो जगजीत सिंह और टेप रिकॉर्डर वाला जो मामला है। उस टेप रिकॉर्डर के इतने दीवाने थे हमारे यहाँ। जैसा अभी आपने खुद ही कहा कि बहुत सारे भाई बहन थे ना, तो एक टेप रिकॉर्डर था, वो इधर उधर सबके पास घुमा करता था। हमें बहुत शौक कि हम तरन्नुम से गज़लें पढ़ेंगे, तो हम प्रैक्टिस करते थे। जगजीत सिंह का जो एक ठहरा ठहरा धीमा धीमा तरन्नुम था, और आवाज़ तो क्या गज़ब, और फिर उनका शायरी का सिलेक्शन भी इतना अच्छा होता था कि वो बहुत दिल को टच करता था। तो जगजीत सिंह की बहुत सी गज़लें मैंने गा गा के, और उस टेप में उसका एक बटन भी टूटा हुआ था, मुझे याद है कि उसमें हम कागज़ फंसा के रिकॉर्ड किया करते थे। तो वहाँ मैं अपनी प्रैक्टिस करते थे, वो चक के बाहर आ जाती थी, करेक्ट। तो वो बहुत मज़ेदार था वो। लेकिन वहाँ मैंने प्रैक्टिस की है अपनी तरन्नुम की, और जगजीत सिंह का जो तरन्नुम धीमा धीमा ठहरा ठहरा सा था, उससे मैंने अपनी शुरुआत की है। तो जगजीत सिंह तो कमाल। तो चलिए, आपके तरन्नुम भी अब तो माशाल्लाह से बहुत मकबूल, आपकी अपनी आइडेंटिटी में शुमार है वो। तो कुछ तरन्नुम से आपसे सुनना चाहूँगा। आलोक, आपने जिससे इब्तिदा की, जिस मतले से, मैं उसी को पढ़ देती हूँ, सुना देती हूँ, मैं पेश करती हूँ। आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ, मैं भी तो हूँ। क्या बात। इस ज़मीं और आसमां के दरमियाँ मैं भी तो हूँ। आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ, मैं भी तो हूँ। और जो अंडर एस्टिमेट किया जाता है ख़वातीन को फ़न की दुनिया में, उसके हवाले से ये शेर सुनिए कि हैसियत कुछ भी नहीं, बस एक तिनके की तरह। क्या बात। हैसियत कुछ भी नहीं, बस एक तिनके की तरह। फ़िक्र फ़न के इस समंदर में रवां मैं भी तो हूँ। आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ, मैं भी तो हूँ। और मोहब्बत अगर है तो समर्पण देखिए। आज इस अंदाज से तुम ने मुझे आवाज़ दी, यक बयक मुझको ख़याल आया कि हाँ मैं भी तो हूँ। आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ, मैं भी तो हूँ। और मक्ता सुनिए कि रूठना क्या है, चलो मैं ही मना लाऊं उसे। रूठना क्या है, चलो मैं ही मना लाऊं उसे। बेरुखी से उसकी नुसरत नीम जा मैं भी तो हूँ। आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ, मैं भी तो हूँ। क्या बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पढ़ाई का आपको बड़ा शौक़ रहा हमेशा से, बचपन से। तो जब जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है तो जाहिर है कि उसमें कोई ना कोई लम्हा ऐसा होता है जो दिल पे हमेशा नक्श होता है। कोई याद आता है आपको दौरान तालीम? नोएडा से मैंने ग्रेजुएशन किया, और जो 3 मास्टर्स किए हैं वो मध्य प्रदेश से ही किए हैं। क्या बात है। हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी में बरकतुल्लाह से किया है और रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से किया है। तो मेरे 3 मास्टर्स यहीं से हैं। नोएडा में जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो वहाँ का एक बड़ा मज़ेदार वाक़या है। आप जानते हैं आलोक कि पहले के ज़माने में बच्चों को, जैसे मेरे वालिद का तो ये रहा कि पढ़ाने का बहुत शौक़ था, लेकिन उतने बारीक नहीं थे कि डेट ऑफ बर्थ किसकी, इतने सारे भाई बहन थे, याद भी नहीं रहती होगी उनको।
हाँ। तो उन्होंने 2 बहनों की 65 करा दी क्योंकि हम शायद ज़्यादा बोलते बोलते होंगे तो हमें उनके साथ ही एडमिशन दिला दिया। अब आप एक साथ 2 बहनों की 1965। अब जब हम ग्रेजुएशन में आए और एक साथ एक ही उसमें गए ईयर में, तो अब वहाँ ये मसला खड़ा हो गया कि भाई 2 बहनें, सगी बहनें, इनकी एक सन कैसे हो सकता है। तो अब उन्होंने कहा इसका आप लिख के लाइए, घर से लिखवा के लाइए कि इसके पीछे क्या है। अब मैंने वाले साहब से जाकर कहा, हम दोनों बहनों ने, और बहुत टेंशन में भी, अब नया नया कॉलेज खुला था वहाँ और बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिला था। अब वाले साहब को कुछ नहीं सूझा, सोचते रहे। तो कहने लगे कि उनसे कहना कि हमारे वालिद ने 2 शादी की थी। खैर ये तो मजाक तक रह गया, उसको किसी तरह मैनेज किया गया, लेकिन अभी तलक भी हम दोनों बहनों की 65 चल रही है। अच्छा, तो तालीम की बात हो रही है तो मैं आपकी पीएचडी पे आता हूँ। नुसरत मेहंदी से डॉक्टर नुसरत मेहंदी बनने का जो तालीमी सफ़र है आपका, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपकी जो पीएचडी है वो भी बहुत ही एक मुख्तलिफ सब्जेक्ट पर है, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या तजुर्बा रहा, कैसा तजुर्बा रहा? आलोक, इसमें भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, लोगों को बड़ा तजस्सुस है जानने का। मेरा एक मानद डॉक्टरेट है जो यूके एशक्रॉफ्ट यूनिवर्सिटी से, वो थी द वायलेंस ऑन वुमेन, ट्रॉमेटिक जो होती है वायलेंस का जो पक्ष होता है, उस पर मैंने एक स्कॉलरली पेपर भेजा था, मंगाए थे उन्होंने, तो उस पर उन्होंने मुझे डॉक्टरेट दी। एस मोहन जो जज थे, उनके हाथों से मुझे वो डॉक्टरेट मिली। एक तो वो अब जो मेरी चल रही है, जिसमें मेरी आरडीसी क्लियर हो गई, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़रूरी विषय है। अद्वैतवाद और सूफिज़्म, शंकराचार्य और रूमी के विशेष संदर्भ में, और यही वो सांझी संस्कृति है आलोक जिसके तहत हम और तुम बात कर रहे हैं इस वक्त। एक्चुअली क्या हुआ कि रूमी को पढ़ती हूँ बहुत ज़्यादा, तो ब्रैड गूच उसकी जीवनी लिख रहे थे। उन्होंने लिखा कि रूमी का सभी संस्कृतियों पर असर है। तो मैंने देखा इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी तक का जो सफ़र है रूमी का या सूफिज़्म का, तो वो अद्वैतवाद में बहुत पहले कह दिया गया। जब अहम ब्रह्मास्मि, नॉन ड्यूअलिटी का अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है, उसमें ये तो बहुत पहले कह दिया गया। तो मैंने कहा ये तो हमारी चीज़ है। ये वहाँ बाद में, क्योंकि 7वीं 8वीं में अद्वैतवाद है, शंकराचार्य है, और 12वीं 13वीं शताब्दी में रूमी है। तो मैंने अपनी पीएचडी का विषय इससे बना लिया, और इसका कंटेंट इतना ज़बरदस्त है। भारत की जो साझा संस्कृति है उसके बारे में जानना, उसे पढ़ना, उस पर शोध करना, रिसर्च करना, आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इसमें मैं बिल्कुल खो चुकी हूँ, और शायरी और वो सब तो साथ साथ ज़रूर चलती, लेकिन मुझे लगता है इससे ज़्यादा अच्छा काम मैंने और कुछ नहीं किया कि मैंने ये विषय चुना। नुसरत मेहंदी के रहते हुए आपको कोई मुश्किल आई, कोई सवालात खड़े हुए? हाँ बिल्कुल, आरडीसी में ही मुझसे लोग कहने लगे आपने ये विषय क्यों चुना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता हैं? अच्छा। तो मैंने कहा बिल्कुल पता है। एक ज़माने में जब मंसूर ने अनल हक कहा, हाँ, तो उनको फांसी हो गई। दूसरा एक और ज़माना है जब दारा शिकोह ने वेदों का, उपनिषदों का जो ट्रांसलेशन किया फ़ारसी में, उनको कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये दौर एक ऐसा है कि मेरे ख्याल से मैं इस पे काम करूँगी और मैं नहीं मारी जाऊँगी, लोग इसको सुनेंगे। तो ये एक इस दौर की उपलब्धि है, मैं इसको उपलब्धि मानती हूँ कि आरडीसी वालों ने उसको बिल्कुल, उनको ऐसा लग रहा था कि ये किसी मकसद क्या है इसका करने का, क्यों आप अद्वैतवाद और सूफिज़्म का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहती हैं। मैं कहा इसका बहुत बड़ा मकसद है, पूरे विश्व को भारत की देन है अद्वैतवाद, नॉन ड्यूअलिटी का, या यूनिवर्सल अगर वननेस की भारत बात करना चाहता है तो नॉन ड्यूअलिटी में अद्वैतवाद है। उसके पीछे भारत के बहुत से, चाहे आप अरस्तु को पढ़ लीजिए, निकलसन ने लिखा है, बाकी बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स हैं जिन्होंने माना है, मैं नहीं कह रही हूँ इतने, अभी यहाँ डॉक्टर ताराचंद का पढ़ लीजिए, डॉक्टर निज़ाम का पढ़ लीजिए, उन्होंने सबने माना है कि भारत के ज़्यादातर दर्शन, विश्व के सारे दर्शनों पर भारत के दर्शन का असर है, यकीनन। तो मैं वो वैश्विक प्रभाव ही तो पढ़ रही हूँ, मैं दुनिया के सामने लाना चाह रही हूँ कि जो रूमी बेस्ट सेलर है आज, जिसको मैं बेहद पसंद करती हूँ, तो बेस्ट सेलर और यूथ में बहुत लोकप्रिय है, बहुत पॉपुलर है, और शायरी पे और हमारा जो विचार है, हमारा जो सोचने का अंदाज़ है, उस पर असर है, फ़िलॉसफी है। तो ये देन किसकी है, ये तो लोगों के सामने आना चाहिए। तो सूफिज़्म के ऊपर यहाँ के दर्शन का जो प्रभाव है, असर है, वैश्विक प्रभाव, मैं वो पढ़ रही हूँ, और ये मेरा योगदान होना चाहिए लिटरेचर में। अगर मैं लिटरेचर की विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ, उसकी तालिबे इल्म हूँ, तो मेरा कुछ योगदान इसमें होना चाहिए। आप ही का शेर पढ़ रहा हूँ मैं। ज़िंदगी की किताब में फसाना बेअसर नहीं थी, वरक़ को जल्दी उलट गए तुम।
मैं क़िस्सा मुख्तसर नहीं थी। तो अगर मैं हिंदुस्तानी उर्दू अदब के हवाले से आपका ये शेर पढ़ूं तो मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तानी उर्दू अदब में जो शायरात का माजी, हाल और मुस्तकबिल है, उस पर इससे मुफीद शेर हो नहीं सकता। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे अदब में शायरात का जो मकाम है, उनको वो मकाम नहीं मिला जिसकी वो मुस्तहक़ थी? वरक़ को जल्दी उलट गए तुम में क़िस्सा मुख्तसर नहीं। क़िस्सा मुख्तसर नहीं। इसी से मैं आपका जवाब देना चाहती हूँ कि पहले की जो ख़वातीन थी वो अपने लहजे में शायरी नहीं करती थी। माज़ी की बात कर रहे हैं ना आप जी। तो उनको ये इजाज़त नहीं थी कि वो ये कहें कि मैं ज़िंदगी की किताब में एक फसाना बेअसर नहीं थी। वो मर्दों के लहजे में शायरी करती थी। इतनी भी इजाज़त नहीं थी कि अपने जज्बात का, अपने एहसासात का, अपने मुशाहिदात का वो अपने डिक्शन में, अपने लहजे में इज़हार कर सकें। तो वो मर्दों के लहजे में बात करती थी। अगर रसाई शायरी होती थी, मजहबी शायरी होती तो कहती ख़ुद थी और पढ़वाती थी बेटे से या भाई से या उनके नाम से करती थी। अब उतनी मायूसी नहीं है, लेकिन मुश्किल रास्ते बहुत हैं कि सफ़र तेरा कठिन रहा है स्वप्न से उड़ान तक, मगर है तेरा राज अब ज़मीं से आसमान तक। क्या बात है। इन दो मिसरों में पूरा सफ़र है ख़वातीन का, जो अदब की दुनिया में सफ़र कर रही हैं। तो जब वो मर्दों के लहजे में बात करती थी, आहिस्ता से वो आ गई अपने लहजे में, बागी कहलाई। लेकिन बहुत से लोगों ने हमारे लिए वो माइलस्टोन क्रिएट कर दिया। तो वो हमसे पहले की जनरेशन थी और उन्होंने कुछ गिनी चुनी, वो छपती तो बहुत थी, पब्लिश तो बहुत होती थी, लेकिन कुछ गिनी चुनी शायरात जो हैं वो स्टेजेस पे भी नज़र आने लगी। बहुत झेला होगा, आप भी समझ सकते हैं, हम भी। जब हम आज के दौर में देख रहे हैं कि शायरात के लिए स्टेजेस पे आना बहुत आसान नहीं है, तो उस दौर में उन्होंने कितना झेला होगा उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो जो भी हो, कुछ जैसे दारा बानो वफ़ा हैं, साजिदा जैदी हैं, जाहिदा जैदी हैं, मलका नसीम साहिबा हैं, और भी बहुत से ऐसे नाम हैं कि उन्होंने अपनी वहाँ पर एक असर छोड़ दिया स्टेजेस पर। उसी दौर से ये भी हुआ कि कुछ आईं और कुछ गईं। मेरी एक किताब पे लिखा है एक ने कि कुछ शायरात ऐसी होती हैं कि जो आती हैं 2-3 साल तक चमकती हैं, छा जाती हैं और गायब हो जाती हैं। तो ये गायब होने के पीछे के राज बहुत सारे पता चले कि या तो वो अगर जेन्युइन शायरात थी तो लोगों ने उनको नहीं आने दिया, उनके साथ साजिशें हुई, जो मेरे साथ भी हुई, मेरे साथ के बहुत सारे लोगों के साथ भी हुई, तो मैं उस पर यकीन करती हूँ। कुछ ऐसी भी हुई कि जेन्युइन शायरात नहीं थी। वो कलाम जो उनके पास दूसरों के पास से आता था, वो या तो मिलना बंद हो जाता होगा या फिर जिस भी दम पे वो चल रही होंगी वो उसका असर कम हो जाता होगा, तो वो स्टेजेस से गायब हो जाती थी। फिर आज के दौर पे आ जाते हैं। आज भी मुशायरों में जो स्टेज पे शायरात हैं उसमें भी मिला जुला मामला है। बहुत सलाहियत के साथ मौजूद हैं, बहुत से पोटेंशियल के साथ मौजूद हैं, बहुत सी वही कर रही हैं जिस पे फिर मुझे शर्म आने लगती है जब मैं ख़वातीन का परचम बुलंद करके आगे बढ़ती हूँ। आज के दौर में चैलेंजेस हैं, लेकिन हमें, क्योंकि हमने इल्म हासिल कर लिया, ख़वातीन पढ़ लिख चुकी हैं, तो वो उससे जूझना भी जान गई हैं, जीतना भी जान गई हैं, अपने आप को साबित करना भी जान गई हैं। आज का दौर बहुत पुरुम्मीद है। शर्त यही है कि शायरा समझें। तो यह है कि हर दौर में औरतों ने अपने आप को साबित किया है। वो अदब में क्या, किसी भी फील्ड में, किसी भी मैदान में पीछे नहीं है। हमने सोचा है ज़माने का कहा क्यों माने, तयशुदा ज़िंदगी जीने की अदा क्यों माने। क्या बात। और आसमानों की बुलंदी पे भी हक़ दर्ज किया, ये ज़मीं हमसे न संभलेगी भला क्यों माने। क्या बात। तो अब इस पे आ चुकी है खातून। अच्छा, ये तो हुआ मुशायरों का और जो रसायल और जरायद में पब्लिश होने वाली बात थी। अब मेरा ये कहना है, क्योंकि अब बहुत सी ख़वातीन इस मैदान में अपने आप को साबित कर चुकी हैं और कर रही हैं, तो इन पे रसायल और जरायद में जैसे मेल पोएट के लिए आते हैं, नंबर निकलते हैं, खुसूसी गोशे निकलते हैं, उस तरह से ख़वातीन के ऊपर भी होना चाहिए। अवार्ड्स में जैसे नाम आप ज़्यादातर देखेंगे शौरा के, अदीबों के और सहाफ़ियों के नामों पे होते हैं, इसी तरह से ख़वातीन के, जिनके है सहाफ़त में भी काम है, बहुत सी ऐसी सहाफ़ी ख़वातीन हैं, ऐसी बहुत से अदीब हैं, शायरात हैं, तो उन पर भी काम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अदब की दुनिया को इस तरफ सोचना चाहिए कि ख़वातीन को इस्टेब्लिश करने के लिए ये इक़दाम उठाए जाए। मौजूदा वक्त में आप डायरेक्टर हैं मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की, तो आपने उनके फ़रोग़ के लिए या आपने उस कंट्रीब्यूशन को और बढ़ाने के लिए एकेडमी की तरफ से क्या कदम उठाए? हाँ, लोग
ये बिल्कुल, देखिए जब मुझे मिला, कहते हैं ना कि जब पैशन आपका प्रोफेशन भी बन जाए, क्या बात है, तो इंसान अपना बेस्ट देता है। तो जैसे ही मुझे मौका मिला तो मैंने ये देखा कि इस मैदान में कौन बहुत नुमाया नाम है, कौन से, तो मैंने देखा शाहजहाँ बेगम, वो साहिबे दीवान शायरा थी और बहुत से ऐसी शायरात थीं कि जिनके नाम पे अवार्ड होने चाहिए। तो मैंने 3 ख़वातीन के नाम पर एकेडमी के अवार्ड्स के लिए प्रपोज़ल बनाया और हुकूमत से उस पर मंजूरी ली और वो कायम हो गए। इसी तरह से अब जो ख़वातीन अदीब हैं, शायरात हैं, उनके फ़न व शख्सियत पर हम लोग सेमिनार भी कर रहे हैं। अफसाना निगार बड़ी मध्य प्रदेश की, और उन्होंने दुनिया में नाम किया, हमने उन पर सेमिनार किया। और इसी तरह से और भी बहुत से नाम हैं कि एकेडमी उन पर बराबर काम कर रही है। और इसी तरह से जो एकेडमी की सरगर्मियां हैं उसमें बराबर से ख़वातीन का पार्टिसिपेशन रहता है और पूरी तरह से उनकी नुमाइंदगी को करवा के दम लेती हूँ। अच्छा, इसमें मेरे लिए तो बहुत आसान इसलिए हो जाता है कि ऐसी सीट पे बैठी हूँ तो मेरे लिए जस्टिफाई करना भी, अगर मुझे कहीं बताना होता है काम के साथ में, यहाँ सिर्फ वही बात आती है कि आपको भी पता होना चाहिए, मुताला आपका इतना होना चाहिए कि किसको लेके आप जा रही हैं हुकूमत के सामने कर रही हैं, तो वहाँ मैं जस्टिफाई कर पाती हूँ। डायरेक्टर उर्दू एकेडमी से वापस शायरा डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा, एक इतना तवील सफ़र आपका अदब के हवाले से, मुशायरों के हवाले से, आलमी शोहरत याफ्ता इतने सारे ममालिक में आपका सफ़र, मुशायरों को आप कैसे देखती हैं? आलोक, मुशायरे आप भी क्योंकि इस मैदान में पूरी तरह से सरगर्म हैं, पूरे एक्टिव हैं, जानते हैं, पूरी दुनिया में आपके साथ कई जगह हम लोग गए भी हैं, वहाँ भी हमने देखा है एक माहौल, उस पर बाद में आते हैं, पहले अपने वतन की, अपने मुल्क की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे के अदब के बारे में कोई सवालिया निशान लगा ही नहीं सकता। यहाँ भी मुशायरे एक ज़माने में जिस तरह से होते थे वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि जहाँ ऐसे ऐसे शायर स्टेज पे होते थे कि एक रसायल में शाया होने वाला शायर और स्टेज के शायर में कोई फ़र्क नहीं होता था। आज अवामी शायर और जो इसमें छपने वाले शायर हैं वो अलग अलग हो गए, मतलब वो शायरी अलग अलग हो गई है पूरा। तो एक ज़माना ऐसा भी गुजरा है। अब का दौर आपके सामने है कि एक तो इसमें ये हो गया है कि लोगों ने इसको प्रोफेशन बना लिया, तो कॉम्प्रोमाइज़ेस, समझौते होने लगे, दूसरे गिरोहबंदियाँ बहुत होने लगी हैं। अब इसमें काबिलियत तो एक तरह धरी रह जाती है, यहाँ आप अपनी अपनी फील्डिंग में हैं। मैं तो बिल्कुल खुल के आज बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे इससे अच्छा ज़रिया, अच्छा दूसरे मेरे लिए मुशायरा कोई इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं है कि मैं सच बोलने से पीछे हट जाऊँ। तो जो मैंने देखा मैं वो कह रही हूँ, ये मेरी ज़ाती सोच भी हो सकती है। दूसरा, अवाम जिस तरह की है, अगर सियासी है तो आपको वो सियासी शायर को ही बुलाना होगा कि जो उस अवाम को मुट्ठी में कर सके और आपका काम करवा सके। इसी तरह से अजीज़ शायरात को ही बुलाया जाएगा। बहुत से ऑर्गेनाइज़र्स इस पे भी आए हुए हैं कि अजीज़ शायरात ही आएंगी। अब वो उनके अंदर काबिलियत है नहीं है, ये और बात है। एक और चीज़ जो इस दौर में मैंने नोटिस की है, अगर आपने की हो तो बताइएगा, कि एक ज़माना था कि आटे में नमक की तरह ऐसे शायर शामिल किए जाते थे मुशायरों में कि जिनकी ज़बान जो थी, मादरी ज़बान, वो उर्दू नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा स्टेज पर और उसमें शायद उनमें शायद नहीं दिखाई देते थे। आज के दौर में शायद इंतकामन जो ऑर्गेनाइज़र वो हैं कि जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, वो अब आटे में नमक की तरह इनको डाल रहे हैं मुशायरों में। तो ये एक दौर आ गया है। तो मेरे लिए दोनों, हम तो वही है ना कि आप और हम, कि जोड़ने के चक्कर में जो है पूरे वक्त लगे रहते हैं कि किसी तरह संस्कृतियों को, अदब को, भाषाओं को, ज़बानों। कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत जो दौर था वो शायद हमने जी लिया। एग्जैक्टली। अब जो एक प्रोफेशनलिज्म का दौर आया है, जो मुशायरों में जो तहजीब व अदब, जो वाह वाह और दाद की जगह तालियां और सीटियां तक अब हम लोग सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत खूबसूरत दौर हमने मुशायरों का जी लिया। हम उन खुशनसीब लोगों में हैं जिन्होंने कुछ आप जैसे सीनियर्स और बड़ों के साथ मुशायरों में शिरकत कर ली। शायद अब मुशायरे उस तरह के नहीं रहें। एक अजब आलोक, इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगी कि जो हमसे बाद की नस्ल आ रही है ना, वो फिर से माहौल सुधार रही है।
बेशक। आप देखना कि उनकी अदबी नशिस्तें यहाँ तक कि मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो पुराना कल्चर लाना चाह रहे हैं मुशायरों का, कि बाकायदा चांदनी बिछाते हैं, गाँव तकिए लगाते हैं और उसी तमीज़ से सलीक़े से बैठ के, कहीं कहीं तो मैंने देखा वो शमा भी जला रहे हैं। वो सिर्फ यूथ मुशायरे होते हैं। और तो मुझे इनसे बड़ी उम्मीदें हैं जो अभी नौजवान शायर शायरात आ रहे हैं, कि ये लोग उस माहौल को शायद वापस ले आएँ। वो अवामी मुशायरे, वो सियासी मुशायरे, वो सब अलग छोड़ दीजिए, वो उनकी अपनी दुनिया है, वो प्रोफेशनलिज्म है। बहुत अच्छा रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं, अच्छी नई ज़मीनों के साथ आ रहे हैं, पूरी पुख्तगी के साथ आ रहे हैं, तैयारी के साथ आ रहे हैं। बहुत अच्छा कह रहे हैं। तो मैं उनसे बड़ी पुरुम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह वो दौर ले आएंगे कि जब अच्छी शायरी ही सबसे ऊपर होगी और ये सारा मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें फिर से ख़त्म होंगी। बात शायरी पर आए और आपसे कुछ सुनने की ख्वाहिश है, और अगर हो सके तो मेरी पसंदीदा गज़ल बिखर जाऊँ क्या करूँ। ठीक है, लोग गज़ल पेश करने से पहले जो एक जुमला उसकी तमहीद में कहती हूँ उस गज़ल की, वो कह देती हूँ कि आज की औरत का मिजाज रोना धोना नहीं है, लेकिन मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है और पसंद यही वाला रूप औरत का किया जाता है। तो एक सटायर है, एक तंज़ है, तो सुनिए। कतरा के ज़िंदगी से गुज़र जाऊँ क्या करूँ, क्या करूँ, कतरा के ज़िंदगी से गुज़र जाऊँ क्या करूँ, रुसवाइयों के खौफ से मर जाऊँ क्या करूँ, और मैं क्या करूँ कि तेरी अना को सुकून मिले। क्या मिसरा है, वाह। मैं क्या करूँ कि तेरी अना को सुकून मिले, गिर जाऊँ टूट जाऊँ बिखर जाऊँ क्या करूँ, और फिर आके लग रहे हैं परों पर हवा के तीर। फिर आके लग रहे हैं परों पर हवा के तीर, परवाज़ अपनी रोक लूँ डर जाऊँ क्या करूँ, परवाज़ अपनी रोक लूँ डर जाऊँ क्या करूँ, और क्या हुक्म आपका है मेरे वास्ते हुजूर। वाह। क्या हुक्म आपका है मेरे वास्ते हुजूर, जारी सफ़र रखूँ कि ठहर जाऊँ क्या करूँ। क्या बात है। जारी सफ़र रखूँ कि ठहर जाऊँ क्या करूँ, कतरा के ज़िंदगी से गुज़र जाऊँ क्या करूँ। ये देखिए आलोक, ये गज़ल और मतला समात कीजिए। इरशाद। उनकी नज़र है कि जो बहुत नुक्ताचीनी किया करता है। आजिज़ी आज है मुमकिन है ना हो कल मुझ में। क्या बात है। आजिज़ी आज है मुमकिन है ना हो कल मुझ में, इस तरह ऐब निकालो न मुसलसल मुझ में। क्या कहने, वाह। आजिज़ी आज है। शेर देखना। इरशाद। जिंदगी है मेरी ठहरा हुआ पानी, जैसे एक कंकर से भी हो जाती है हलचल मुझ में। वाह, वाह। एक कंकर से भी हो जाती है हलचल मुझ में। और ये शेर बतौर ख़ास इनायत। ख्वाहिशें आके लिपट जाती हैं सांपों की तरह, जब महकता है तेरी याद का संदल मुझ में। आजिज़ी आज है। और इसका मकतब, अब वो आया तो भटक जाएगा रास्ता नुसरत, अब वो आया तो भटक जाएगा रास्ता नुसरत, अब घना हो गया तन्हाई का जंगल मुझ में। आजिज़ी आज है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शायरा आप बाकमाल हैं, लेकिन आपके ड्रामे भी हमने पढ़े, अफसानों से तो आपकी खैर शुरुआत हुई,
मज़ामीन और तनकीद भी पढ़ी। इनके अंदर ऐसी कौन सी एक ख़ास विधा है जिसके साथ आपको सबसे ज़्यादा लुत्फ़ आता है? आलोक, शायरी तो पसंदीदा सिन्फ है, बस उसमें यह है कि जो नस्र में काम है मेरा, तो उसमें लोगों को मैं ज़्यादा समझ में आई। शायरी वो स्वांतः सुखाए वाली मेरी रहती है, लेकिन जो बर्निंग इश्यूज़ पे मेरे कॉलम्स होते हैं, मज़ामीन होते हैं, उसमें लोगों को मेरा रुझान और मेरी शख्सियत के कुछ जो हिस्से थोड़े से बगावत वाले हैं या सदाकत पसंद हैं, चाहे वो उसके लिए मैंने कितना भी झेला, लोगों को मुखालफत झेली और बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो जो मैं अपने आर्टिकल्स में बात कर पाती हूँ, उससे लोगों को मेरा मिजाज समझ में आया। तो यकीनन शायरी में मैं ख़ुद मुखर होती हूँ, अपने लिए बहुत अच्छे से उसको मैं कर पाती हूँ, और आर्टिकल्स, नस्र दूसरे लोग आपको लिखने के लिए बहुत स्पेस बहुत होता है, वसअत होती है, वसअत होती है, एक मैदान बड़ा होता है, आसमान होता है आपके पास अपने ख्यालात के इजहार का। इसमें यह है कि महदूद मिसरों में आपको अपनी बात कहनी होती है, और नस्र में आपके पास बहुत सारा होता है। साया साया धूप, यहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ आपकी किताबों का, मैं जो आप पर कल को रिसर्च करने आएंगे, जिनको ये शो काम आएगा, तो उनके लिए मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि जो किताबों का सफ़र है या अक्षरों की दुनिया में डॉक्टर नुसरत मेहंदी जो बिखरी हुई हैं, उसको अगर मैं तरतीब से सजाना चाहूँ तो आप कैसे? 2006 में मेरी साया साया धूप आई। इसके पीछे मैं किस्सों से और ट्रेजिडी से भरी पड़ी हूँ, इसलिए इतना ज़्यादा बोल भी पाती हूँ कि ख़ुद पे झेला है बहुत कुछ। साया साया धूप जब आई तो उसमें एक नज़्म एक शायर से मिल गई। तो लेकिन देखो, आज के दौर में अगर शायर और शायरात में बात होगी तो शायद दोनों को एक उससे देखा जाएगा कि हो सकता है शायरा की हो और शायर के उसमें धोखे से आ गया हो इसका ख्याल या कुछ। उस ज़माने में शायरा पे ही इल्ज़ाम आया कि भाई ये शायरा ने जो है शायद उनका ख्याल सरका कर लिया है। मुझे लगा कि इसमें सफाई देने का कोई मतलब नहीं है। एक ज़माना आएगा कि आपका डिक्शन, आपका लहजा, आपका मिजाज, आपका स्टाइल अपने आप बोलने लगेगा, मुँह बंद हो जाएंगे, काम से मुँह बंद करो। वही मैंने वहीं फाड़ा साया साया धूप में, जहाँ वो नज़्म थी सबके बीच में, मतलब मरहूम राहत इंदौरी साहब भी थे। उन्होंने कहा भी ये तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा इसलिए कर रही हूँ कि मैं इस किताब को अब खारिज कर देती हूँ और आइंदा आने वाली किताबों को काउंट किया जाए। आने वाली नस्लों से कहिएगा अगर कोई मुझे पढ़ना चाहे तो साया साया धूप को खारिज कर दे, और अगर आगे उन्हें पोटेंशियल मिले तो माने कि मैंने कुछ इस फ़न में काम किया, शायरी के मैदान में कुछ काम किया। तो 2006 का ये क़िस्सा। उसके बाद से आलोक मैंने कोशिश नहीं की, अल्लाह ने मदद की, और वो जो विरासत में मिला हुआ फ़न है और वो जो ओरिजिनलिटी है, वो जो जेन्युइननेस है हमारे यहाँ की, उसने अपने आप को साबित किया। हर साल मेरी एक किताब आई। आज की तारीख़ में आप ये समझ लीजिए 9 किताबें मेरी हैं। और लहजा, जैसा आप मैं खुद नहीं ऐसे कहती, मैं अपने आप को तालिब इल्म ही मानती हूँ, लेकिन मेरा लहजा बोलता है। लोग बता देते हैं कि ये नुसरत मेहंदी का शेर है। तो ये डेवलपमेंट हुआ और वक्त में अच्छा ऐसा भी होता है कि मुझे फिर कहना पड़ा, मैंने ये कहा फिर कि गज़ल तो आपसे ले लेती, पढ़ भी देती, मगर गज़ल तो आपसे ले लेती, पढ़ भी देती, मगर मुझे अदब में भी रिज़्क़े हलाल चाहिए था। क्या बात है, वाह। तो उसके बाद से आपकी बहन ने साबित करना शुरू किया, और आज अल्लाह का शुक्र है कि ठीक ठाक है। मतलब मैं ये नहीं कहती कि कहीं मकाम बना लिया या कुछ कर लिया, लेकिन कम से कम एक अपना डिक्शन मैंने डेवलप कर लिया है, और लोग मेरा शेर पढ़ के मान जाएंगे कि ये नुसरत मेहंदी का ही शेर है। मकाम लफ्ज़ आपकी गुफ्तगू में आया, तो आज इस मकाम पे वो कौन सा लम्हा है जो आपको जज्बाती कर जाता है? जब मुझे गवर्नमेंट सर्विस में मैं आई तो जाके मैंने अपने वालिद साहब को बताया कि मेरी जॉब लग गई है। ओहो। तो आलोक, हालांकि मुझसे पहले मेरी बड़ी बहन, मेरे बड़े भाई गवर्नमेंट जॉब में अच्छे उच्च पदों पर थे, ऊंचे आला ओहदों पर काम कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ गए। मतलब गवर्नमेंट जॉब की इतनी लोगों को कद्र थी कि मेरे वालिद साहब को बस ये लगता था कि मेरे जो लड़कियां हैं मेरी, वो कहीं अफसर बनी हुई दिखाई देने लगे उनको। तो एक लड़की जब और मैदान में आई तो वो उनकी आंखों से बहते हुए आंसू वो मेरे हिस्से के थे। उससे पहले ज़रूर वो खुश हुए होंगे बड़ी बहन के, लेकिन जब वो आए तो वो लम्हा मैं कभी नहीं भूली हूँ। और इसीलिए मैं जिस भी सीट पे बैठती हूँ मैं उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश करती हूँ। जो मुझे ज़िम्मेदारियाँ, जो मुझे दायित्व मिलते हैं, कि मुझे अपने वालिद की वो आंखें याद आती हैं कि कितनी उम्मीदों से उन्होंने मुझे
इस जॉब में देख के और सोचा होगा कि ये नाम कमाएगी और मेरा भी नाम करेगी। क्या बात है। तो एक वो लम्हा बहुत था। और एक मैं फिर जॉब में आने के बाद बताती हूँ Please. आलोक आपको, वही जो भारतीय संस्कृति और साझा संस्कृति की मैं बात करती हूँ। कौन लोग कहते हैं कि इसको ये हमारी ख़त्म हो रही है। मैं DPI में OSD थी, वहाँ पर कौशल किशोर पांडे जी थे। एक दिन रमज़ान में मुझे काफ़ी वहाँ पे देर हो गई और रोज़े थे आपके? रोज़ा था मेरा। किसी भी और इंसान को जो सबके रोज़े थे, उन्होंने अपना अपना कमरों में जाके रोज़ा अफ्तार किया। मैं कुछ नहीं लेके गई थी, मैं अक्सर ये करती हूँ कि घर आके ही अफ्तार करती हूँ। तो पता ये लगा कि कौशल किशोर पांडे जी ने बाकायदा अफ्तारी मंगा कर और टेबल पे लगा कर फिर चपरासी से कहा कि पहले कहो सब छोड़ के रोज़ा अफ्तार कर। क्या बात है। मतलब वो भी लम्हा मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ, क्योंकि वो हमारी विरासत है। मतलब वो कल्चर, वो तहजीब, ये हिंदुस्तान की विरासत, ये हमारा सरमाया है। तो ये कुछ दो बात। क्या बात है। असद साहब और समर और सारा, इनके बारे में कुछ बताइए। सब अपनी अपनी जगह फ़न की दुनिया को ही माला माल कर रहे हैं। जैसे बेटा तो सिंगिंग में है और म्यूज़िशियन है, गिटारिस्ट है, और कुछ फिल्मों में भी म्यूज़िक उसने देना शुरू कर दिया है। प्लस ये कि ख़ुद लिखता है, तो वो हमसे मदद नहीं लेते। तो उनका यहाँ भी यह है कि वो है, ये सलाहियत है लिखने की भी, और फिर उसको वो म्यूज़िक के साथ करें तो वो एक नया उन्होंने ऐड कर लिया है। बिटिया ने स्पिरिचुअलिटी वाला मैदान चुना हुआ है, तो जस्ट बीइंग और मेंटल हेल्थ पे काम कर रही है, उसी में मास्टर्स कर रही है। उसी में सारा मेहदी, तो वो उसी में मास्टर्स कर रही हैं, ट्रेनिंग कर रही हैं बेंगलोर और पुणे में, और वो साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी यही पढ़ रही हैं। असद मेहदी साहब का यह है कि वो भी बहुत अच्छे कहानीकार हैं, लेकिन बैंक में जोनल मैनेजर हैं। तो जोनल मैनेजर होने की वजह से बैंक ने उनकी सलाहियत को थोड़े दिन के लिए, वो क्रिएटिव ब्लॉक आता है ना राइटर्स की ज़िंदगी में, हाँ, वो एक सफोकेशन सा आ जाता है। तो शुरू में जब उन्होंने लिखे तो बेतहाशा अफसाने लिखे, उसके बाद सालों गायब हो गया। वो फिर शादी हो गई, लोग कहने लगे कि लीजिए, शादी के बाद से इनका तो लिखना ही बंद हो गया। मैंने कहा लीजिए, मेरे ऊपर बात आ रही है। तो वो एक शेर हुआ था मेरा कि खुद ब खुद उसके ख़यालों ने पहन ली जंजीर, वरना परवाज़ पे सयाद का पहरा तो न था। क्या बात है, वाह। ये शेर पढ़ा, लेकिन मेहनत फिर मैंने ही की, और एक एक कहानी और ऐसे ऐसे बुरे हालात में पड़ी थी, वो इतनी बुरी हालत में पड़ी थी, वो सब मैंने यकजा की, अफसाने पूरे उस पर लिखवाया लोगों से, और फिर उसके बाद मैंने उसे शाया कराया। और मतलब आलोक, आपको यकीन नहीं आएगा कि ख़ुद उनको सरप्राइज़ दिया कि जब रस्म इजरा हुई तो उसमें वो ख़ुद अपनी किताब की रस्म इजरा में मेहमान थे। क्या बात है। तो वो किताब भी काफ़ी मकबूल हुई। तो मुझे बड़ी खुशी है कि उनका वो फ़न वापस आया, वो क्रिएटिव ब्लॉक टूटा, उनका राइटर्स ब्लॉक टूटा। चलिए, उनका फ़न वापस आया और आप हमारे शो में आई, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और बज़्म ख़ास की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त निकाला। आलोक, आपका भी बेहद शुक्रिया। वेद गुप्ता जी का एक बार फिर शुक्रिया, और उनके लिए दुआएं भी। और एक शेर उनके लिए ज़रूर पढ़ना चाहती हूँ, कता कि जो मुश्किल रास्ते हैं उनको यूँ हमवार करना है। जो मुश्किल रास्ते हैं उनको यूँ हमवार करना है। जो मुश्किल रास्ते हैं उनको यूँ हमवार करना है, हमें जज्बों की कश्ती से समंदर पार करना है। क्या बात। और जो थक कर सो गए हैं वो तो खुद ही जाग जाएंगे, यहाँ जागे हुए इंसान को बेदार करना है। क्या बात। और ये काम वेद गुप्ता जी खूब कर रहे हैं। मतलब इसके बाद, इस तरह के प्रोग्राम्स के बाद, जिनके अंदर बहुत काबिलियत है, सलाहियत है, पोटेंशियल है, वो लोगों पे अगर इस तरह से कैमरा काम करेगा वेद गुप्ता जी का, तो फिर वो और भी नई सलाहियतें निकल के आएंगी, नई प्रतिभाएं निकल के आएंगे, नए टैलेंट उभर कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।